हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप। आज की वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक, क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है। देखो, ये अपनी जो वीडियो है वो थर्ड वीडियो है, थर्ड चैप्टर की, बिजनेस स्टडीज की। ठीक, अपन चालू करते हैं इसमें। देखो, अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया, बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, ठीक है, फिर कितने प्रकार के बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं, सब पढ़ लिया अपन ने। अब अपन चालू करते हैं, बहुत ध्यान से देखना यार। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, देखो अपन लोग को जो है ना, अपन ने बहुत सारे एनवायरनमेंट पढ़े ना, उसमें से अपने को मेन एक एनवायरनमेंट देखना है। कौन सा एनवायरनमेंट? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक, कि भैया इंडिया में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है। ठीक, तो देखो एक मिनट, इसको पता है 3 टुकड़ों में बांटा है। कितने टुकड़ों में? 3 टुकड़ों में। देखो बहुत ध्यान से रहा, इकोनॉमिक पॉलिसी प्रियोर टू क्या, इकोनॉमिक पॉलिसी प्रियोर टू इंडिपेंडेंस। इसका मतलब ये, हमको आजादी से पहले हम लोग कैसे रह रहे थे। ठीक है, आजादी से पहले हमारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा था। ठीक, तुमने सुना होगा सोने की चिड़िया। ठीक, चलो फिर इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रॉम 1947 से 1991 तक, इसके बीच में हमारी इकोनॉमिक स्थिति कैसी थी, और फिर इसका भी 1991 के बाद ऐसा क्या हो गया। ठीक, तो ये जो अपने को 1991 याद रखना पड़ रहा है। देखो 1947 तो फिर भी अपन इसलिए याद रख सकते हैं क्योंकि अपने को आजादी मिली थी, और एक कोइंसिडेंस की बात ये कि आज इंडिपेंडेंस डे के दिन ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक, तो ये क्या बोल रहे हैं, देखो फिर से बोल रहा हूँ, अपने इंडिया का एक अगर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देखना है, आर्थिक स्थिति देखनी है, तो भाई पूरे इंडिया की हिस्ट्री अगर आपको देखनी कि इकोनॉमिकली कैसे ग्रो करा, तो भाई उसको 3 टुकड़ों में अपन बांट सकते हैं। इंडिपेंडेंस से पहले 1947 से 1991, और फिर 1991 के बाद। ठीक, चलो तो देखो थोड़ी सी, वैसे तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, नॉर्मल सी मैं तुमको एक स्टोरी टाइप की बता देता हूँ। देखो इंडिपेंडेंस से पहले, अगर मैं बहुत पहले की बात करूं, अंग्रेज मुगल सबसे पहले, तो भैया उसके पहले तो हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया हम कुछ भी बेचते थे ना, हम अगर चूना भी बेचते थे ना, क्योंकि पहले चूने से चुनाई होती थी, जैसे आज सीमेंट से होती ना, तो पहले अपन चूना भी बेचते थे ना, तो भी अपने को सोना मिलता था। अपन पतली पतली ईंटें बेचते थे, तो भी अपने को सोना मिलता था। अपन कुछ भी बेचे, मिर्च मसाला कुछ भी, अपने को क्या मिलता था? सोना। इसलिए अपनी जो देश था आर्यावर्त, वो भी क्या कहलाता था? सोने की चिड़िया। ठीक है, लेकिन फिर उसका भैया मुगल आए। ठीक, उनमें से कुछ लोग लूट लूट कर लेकर गए। देन इसका भैया मुगल में से मतलब बहुत सारे थे। ठीक है, हिस्ट्री अगर पढ़ी होगी तो पता रहेगा तुमको। देन इसका भैया फिर अंग्रेज आए, वो उनके भी बाप निकले। ठीक है, वो तो इतना भर भर कर लेकर गए कि पता ही नहीं भैया अपने को। ठीक, तो ये भैया अपनी पूरी हिस्ट्री थी। अब उसमें हुआ क्या भैया, ये इंडिपेंडेंस से पहले मुगलों ने तो चलो ठीक है, फिर भी देख लिया अपन जैसे तैसे जो हो रहा है। अंग्रेजों ने तो भैया हमको इतना इकोनॉमिकली इतना हार्म करा था। ठीक, एक तो हमारे यहाँ से सब सोना चांदी सब लेकर गए, आज भी उनकी रानी के सर के ऊपर चोर वाले, वो सॉरी हमारा कोहिनूर है। ठीक है, चुराना नहीं है, उसको छोड़ा, है ना, पता है वो तो अपने को। तो क्या बोल रहे भैया, पहले जब ब्रिटिश आए तो भैया पहले तो वो व्यापार करने के लिए आए, तब भी अपना देश सोने की चिड़िया था। ठीक, फिर उसके बाद ये क्या हुआ, उन्होंने ऐसी कुछ पॉलिसियां अपनाई, जैसे कि यहाँ से रॉ मटेरियल फ्री में ले आना, लेकिन वहां से फिनिश गुड्स अगर आएगा तो भैया उस पर टैक्स लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ, हमारे देश की जो जीडीपी थी, आर्थिक स्थिति बहुत सारा क्या हो गई थी, गिर गई थी। ठीक, कहाँ कभी 33% जीडीपी हुआ करती थी, आकर 3-1% पर लाकर छोड़ दिया था, और उससे भी कम। ठीक, तो फिर क्या हुआ भैया, पूरी हिस्ट्री तुम लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, नील उगवाते थे, बंजर जमीन हो जाती थी, वगैरह वगैरह। फिर उसका बाद क्या हुआ, 1947 में हमको मिल गई आजादी। ठीक, लेकिन भाई दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक के पीता, सुना होगा तुमने। तो फिर क्या हुआ भैया, 1947 में हम लोगों ने भैया भयंकर पिटे हुए थे हम लोग, तो हमने क्या करा भैया, अपनी इकोनॉमी को क्लोज रखा। क्या रखा भैया? क्लोज रखा। ठीक है, इसका मतलब हम किसी दूसरे देश के साथ व्यापार अधिकतर नहीं करते थे, बिल्कुल बहुत कम, बहुत डर डर के। ठीक है, खैर बड़े बड़े जो बिजनेसमैन लोग रहते हैं वो अपना खेल अलग ही चलते हैं, अपन लोग को वहां तक पता ही नहीं चलता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, विदेशी कंपनी, लेकिन यहाँ पर उसको रुकना था, तो नेहरू जी से बात करी कि क्या करें, तो भैया उन्होंने क्या रख लिया, हिंदुस्तान लगा दिया। यूनिलीवर विदेशी नाम है, बस हिंदुस्तान लगा दिया, रह रहे हैं आज भी। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी हिस्ट्री हैं जो अपन लोग को पता ही नहीं चल पाती है। ठीक, चलो फिर इसका भी क्या हुआ, तो देखो 1947 से हम लोग भी क्या करने लग गए, 1991 तक हम लोग बिल्कुल अपने देश में बनाते हैं, खाते हैं, ऐसे रह रहे थे। ठीक, विदेशी लोगों से अधिकतर कोई लेन देन होने नहीं था हमारा। ठीक है, बहुत कम। ठीक, लेकिन फिर क्या हुआ भैया, हम बहुत ज्यादा गरीब होते गए। ठीक, क्यों होते गए, क्योंकि देखो जब तुम बाहर अगर बेचोगे माल तो ही तो तुम्हारे देश में इनकम आएगी ना। ठीक, तुमने तो भैया जैसे मान लो अपने देश में 100 रुपए हैं, 100 रुपए को ही अपन बना रहे हैं, फिर खा रहे हैं, फिर बना रहे हैं, फिर खा रहे हैं, ऐसा चल रहा था। अपना कमा तो है नहीं पा रहे थे अपन,
ठीक, क्योंकि विदेशों के साथ अपना कोई व्यापार नहीं था, तो अपन लोग कमाएंगे कैसे? तो बहुत ही नुक्स क्या हो रहा था भैया, हमारा बिल्कुल लॉस ही लॉस में चीजें चल रही थी। हमारे यहाँ तो और खाने पीने को भी नहीं था, ठीक। हमारे प्राइम मिनिस्टर को, ये जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने ये वो देना पड़ा था उनको, एक क्या बोलते थे कि भैया मैं एक टाइम खाना खाऊंगा, देश को भी एक टाइम अगर खाना खा सके तो खा सकता है। तो उनके आह्वान पर बहुत से लोगों ने एक टाइम का खाना छोड़ दिया था, ठीक। तो ये स्थिति आ गई थी हमारी, जैसा आज पाकिस्तान कटोरा लेकर घूम रहा है वैसे हम घूम रहे थे उस टाइम, ठीक है। तो फिर ये क्या हुआ, भयंकर फेमाइन मतलब भूखमरी वगैरह वगैरह बहुत कुछ, ठीक। सूखा भी पड़ गया था और तो ऊपर से। तो फिर क्या हुआ, हम 1991 के पहले थोड़ा सा हम IMF के पास भीख मांगने गए, ठीक है, जैसे आज पाकिस्तान जा रहा है। तो फिर भैया उन्होंने बोला कि अगर आपको हमसे पैसा लेना है तो कब गए थे, 1991 में, इसलिए ये 1991 थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ईयर है। तो भैया उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला हम पैसा तो देंगे लेकिन अपनी शर्तों पर, ठीक। तुमको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा वैसा। और एक मिनट यहाँ पर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज, भैया इस वक्त अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे अपने सरदार जी, ठीक है, मनमोहन सिंह जी, ठीक है। ध्यान रखना फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त, PM नहीं थे वो, ठीक। कई बार लोग अधिकतर PM लिख देते उसमें, नहीं भैया वो गलत है। अभी तो ध्यान से सुनना है क्या बोल रहे भैया, 1947 से 1991 तक हमने अपनी अर्थव्यवस्था को क्लोज रखा, किसी के साथ ज्यादा व्यापार नहीं करते थे। फिर 1991 में क्या हुआ, हमारे पास बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए, तो हम गए IMF के पास। IMF ने हमको बोला कि आपको कुछ रिफॉर्म्स लेकर आने पड़ेंगे। क्या लेकर आने पड़ेंगे? रिफॉर्म्स, ठीक। अब एक मिनट, इसलिए 1991 इंपॉर्टेंट है। और अब जब IMF ने बोला कि आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, तो हमने क्या करा, कुछ स्ट्रेटजी अपनाई, ठीक। रिफॉर्म का मतलब होता है कोई चीज को वापस से नया बना देना, ठीक है, ठीक। तो ये क्या बोल रहे हैं, उसको बोला जाता है ये न्यू स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। हमने अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए कुछ नई स्ट्रेटजी अपनाई, ठीक। या फिर उसको क्या बोला जाता है, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्लियर है भाई, ठीक। फिर बोल रहा हूं बेटा, 1991 में जो पॉलिसी आई थी उसको किन नामों से जाना जाता है, न्यू स्ट्रेटजी फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब अपने को इसी के बारे में पूरा पढ़ना है। तो भैया इकोनॉमिक रिफॉर्म किसे कहते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म किसे कहते हैं? तो देखो, कोई भी चीज को सुधारने के लिए जो हम कदम उठाते हैं उन कदमों को क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म। हम जो भी निर्णय लेते हैं या जो भी हम कानून वगैरह बनाते हैं, कुछ भी करते हैं किसी चीज को सुधारने के लिए, उसको बेटे क्या बोला जाता है, रिफॉर्म। तो हम किसको सुधार रहे थे, अपने देश की इकोनॉमी को, आर्थिक स्थिति को। तो इसलिए ये क्या हो गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म। पढ़कर देखो क्या लिखा है, इकोनॉमिक रिफॉर्म रिफर्स टू दोज मेजर्स एंड रिफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस बाय द कौन ने इंट्रोड्यूस करा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और कब इंट्रोड्यूस करा, यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा, जुलाई 1991 कर लेना, ठीक। 1 जुलाई 1991 को हमारे देश की जो गवर्नमेंट थी उसने बेटा कुछ रिफॉर्म्स कदम उठाए, ठीक है, रिफॉर्मेटिव प्रोग्राम चलाए, सुधारने के कुछ प्रोग्राम चलाए, ठीक। क्यों? विद अ व्यू टू इंप्रूविंग एंड स्ट्रेंथनिंग द लेवल ऑफ, क्या हमको सुधारना था, क्या क्या सुधारना था, अपने देश की इफिशियंसी, कॉम्पिटिटिवनेस और प्रॉफिटेबिलिटी को सुधारना था। इसलिए भी सरकार ने क्या उठाया, कुछ कदम उठाए। और इन्हीं कदमों को, इन्हीं रिफॉर्म को भी ये क्या बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्लियर है भाई, ठीक। फिर बोल रहा हूं, अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो सरकार ने कदम उठाए, निर्णय लिए, प्रोग्राम चलाए, उन्हीं प्रोग्राम्स को क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म। चलो अब अपन आगे चलते भाई। इकोनॉमिक रिफॉर्म के तहत भाई मेन 3 चीजें हुई, ठीक है। उससे पहले अपन भैया पढ़ लेते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म का ऑब्जेक्टिव्स। हम इकोनॉमिक रिफॉर्म क्यों लेकर आए, तो भैया कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि भैया टू मेक द इंडियन इकोनॉमी मोर कॉम्पिटिटिव, ताकि इंडिया की इकोनॉमी और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन सके, ठीक है। क्या होता है हमारे देश में, मान लो बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन उनको पता है कि विदेश के साथ कोई कंपटीशन होना नहीं है, तो बहुत सुस्त तरीके से धीरे धीरे काम कर रही हैं, कॉस्ट भी महंगी हो रही है, इफिशियंसी भी कम हो रही है। तो इसलिए भी सरकार ने क्या सोचा, भाई विदेश की कुछ कंपनी जब आएंगी तो ये लोग भी सुस्त मुर्गे हम तेज हो जाएंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा, ठीक। फिर इसका भी टू मेक द प्रोडक्टिव यूनिट्स मोर इफिशिएंट। भाई जो हमारे देश की जो कंपनियां थी उनको बोला जाता है प्रोडक्टिव यूनिट्स, कंपनियों को, ठीक। तो बेटा उनको और ज्यादा इफिशिएंट बनाने के लिए हमने क्या करा, ये रिफॉर्म्स लेकर आए। टू इंडोर एंड स्ट्रेंथन द पास्ट प्रॉफिट, जो पास्ट प्रॉफिट्स थे उनको भी और अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए हम लेकर आए। टू यूटिलाइज ग्लोबल रिसोर्स फॉर इंडिया डेवलपमेंट, भैया इंडिया के डेवलपमेंट के लिए दुनिया भर के रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा सके, इसलिए हम इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आए, ठीक। भाई ये मान लो जैसे इंडिया को डेवलप करना है तो उसके लिए भी नई नई टेक्नोलॉजी चाहिए, तो कहां से आएंगी, विदेश से आएंगी, लाओ भैया लाओ, ठीक। क्लियर। तो भैया देश के, दुनिया के रिसोर्सेज को हमारे इंडिया के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करवाए जा सके, इसलिए भी हम लोग क्या लेकर आए, इकोनॉमिक रिफॉर्म। चलो अब अपन पढ़ते भैया, मैंने क्या बोला था, इकोनॉमिक रिफॉर्म के तहत 3 चीजें हुई, कितनी चीजें,
तीन चीज, LPG ना कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसको बोला जाता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। क्लियर है? ठीक, LPG। तो भैया सबसे पहले L मतलब लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ठीक, देखो तुमने सुना है यार वो मेरा कहते भाई या पापा जो भी है भाई, मेरे पापा मुझको लिबर्टी नहीं देते, मतलब थोड़ी सी आजादी। क्या भैया? आजादी। मेरा भाई मुझको लिबर्टी नहीं देता, हर हमेशा पीछे पीछे जाता है, इसका मतलब क्या? लिबर्टी। क्या भैया? लिबर्टी। ठीक, मैं आइसक्रीम खाने जाती हूँ तो भी आता है। क्लियर? तो भैया क्या बोल रहे हैं? मुझको आजादी नहीं देते हैं, तो इसका मतलब लिबरलाइजेशन मतलब आजादी। क्या भैया? आजादी। अब तुमको किससे आजादी चाहिए? ठीक, JNU वाले स्टूडेंट मत बन जाना तुम लोग, नहीं तो बोलो हम छीन के लेंगे आजादी। चलो अभी तो ध्यान से सुनना बेटा। क्या बोल रहे भैया? मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन। ठीक भाई, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन मींस रिमूविंग अननेसेसरी, जब फालतू के रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए जाते हैं, जब फालतू के रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए जाते हैं तो ये उसी को क्या बोला जाता है? लिबरलाइजेशन। जब तुम्हारे ऊपर से पाबंदियां हटा देंगे, ठीक, तो उसको भी ये क्या बोलेंगे कि आई एम फीलिंग लिबर्टी। ठीक है भाई, मैं लिबर्टी फील कर रही हूँ, ठीक, क्या कर रहा हूँ। तो ये क्या बोल रहे हैं? लिबरलाइजेशन मतलब जब फालतू के रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिए जाते हैं इकोनॉमी से, एंड मेकिंग द इकोनॉमी मोर कॉम्पिटिटिव, ताकि इकोनॉमी और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन सके। इट रिफर्स टू दैट प्रोसेस वेयर द गवर्नमेंट ऑफ नेशन रिड्यूस रेस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग ये जितनी भी कॉमा कॉमा करके लिखे, जब सरकार इन सब चीजों के ऊपर से, इन सब चीजों का थोड़ा बहुत कंट्रोल कम कर देती, रेस्ट्रिक्शंस कम कर देती, तो उसको भी क्या बोला जाता है? लिबरलाइजेशन। अब बेटा लिबरलाइजेशन के तहत क्या क्या हुआ? मेजर्स। मेजर्स मतलब लिबरलाइजेशन के तहत कौन कौन से कदम उठाए गए, सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए? तो देखो दो तीन कदम उठाए सरकार ने मेन, खड़ा खड़े देखते हैं। सबसे पहला कदम क्या उठाया भैया सरकार ने? लाइसेंस पॉलिसी। क्या भैया? लाइसेंसिंग पॉलिसी। देखो क्या हुआ, जब हमारे देश में क्या हुआ, लाइसेंस का राज चलने लग गया। ठीक है, अगर आपको कोई भी छोटा मोटा कुछ भी काम करना है ना, तो लाइसेंस लो। ठीक, और इससे क्या होगा भैया? घूसखोरी, फूसखोरी ये सब बढ़ने लग गई। ठीक, तो भैया 1991 में, और क्या दूसरे जो विदेश से जो लोग आते थे वो लोग काम ढंग से कर नहीं पाते थे फिर। ठीक है, जो थोड़े बहुत अगर आते भी थे ना, तो भाई उनको भी लाइसेंस लेना, ये करना वो करना। तो भाई अब क्या हुआ भैया, हमारी इकोनॉमी को ये सरकार ने क्या सोचा था, इससे अच्छा होगा, ताकि हमारे पास सब क्या रहेगा? नजर रहेगी। ठीक है, क्योंकि भाई अंग्रेज आए थे, एक कंपनी बनाई थी, पूरा राज करके ले गए थे। ठीक, तो इसलिए हम डरे हुए थे, तो हमने लाइसेंस पॉलिसी लेकर आए थे। ठीक, कि सब कोई भी कुछ भी काम करेगा ना, और तो और अगर गुमठी भी खोलेगा ना, तो भैया हमको पहले लाइसेंस बनवाओ। ठीक है, ताकि हमारे पास सूचना रही कि यार ये गुमठी चला रहा है। ठीक है, तो भैया क्या 1991 में फिर क्या हुआ भैया, हमको लाइसेंस को खत्म करना पड़ा एक तरीके से। लेकिन एक मिनट, पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी भी 6 प्रकार की ऐसी कंपनी है जिन पर भी लाइसेंस जरूरी है, बाकी सब पर फ्री है, कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब वो कौन सी 6 प्रकार की कंपनी है, तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ऑब्जेक्ट तुमसे 2 नंबर में अलग से भी पूछ सकते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं भैया? एल्कोहलिक ड्रिंक्स वाली कंपनियां, सिगरेट वाली कंपनियां, डिफेंस इक्विपमेंट वाली कंपनियां, इंडस्ट्री एक्सक्लूसिव जो भम भम कुछ बनाती हैं। ठीक है, धमाधम। फिर भैया हैजार्डियस गुड्स, जो बहुत ही कुछ हैजार्डियस केमिकल, मतलब ऐसे केमिकल जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक, फिर भैया ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल, ये ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल मतलब दवाई गोली वाली जो कंपनी है वो। ठीक, एक्सेप्ट द अबव इंडस्ट्री, इन सबको छोड़कर, ठीक, बाकी किसी को भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। अब बेटा एक और कदम क्या उठाया गया लिबरलाइजेशन के तहत? MRTP एक्ट को क्या कर दिया भैया? कंसेशन मिल गई उससे, मतलब आपको छूट दे दी। पहले क्या होता था भैया, क्या होता था हमारे देश में, सरकार किसी को मोनोपोली क्रिएट नहीं करने देती थी। ठीक है, मोनोपोली का मतलब क्या होता था भैया, जैसे मान लो भैया एक ही इंसान अगर उसके पास पूरा अधिकार है, ठीक, कोई एक चीज है जो भैया वो अकेले ही बेचता है, तो सरकार ऐसी पहली चीजें क्रिएट नहीं होने देती थी। और तो और जैसे मान लो आजकल क्या होता है, कोई बिजनेसमैन है, अगर उसको लग रहा है यार वो उसका कॉम्पिटिटर उठ रहा है, तो वो उसको खरीद लेता है। ठीक है, तो भैया सरकार पहले ऐसा नहीं करने देती थी, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, क्यों? इससे क्या होगा? मोनोपोली बन जाएगी। तो भैया सरकार पहले ऐसा करती थी। ठीक, लेकिन बिजनेसमैन क्यों करता था भाई ऐसा? क्योंकि उसको लगता था यार मैं अपना बिजनेस बढ़ा लूंगा ऐसा, लेकिन सरकार करने नहीं देती थी। तो भैया उन सब चीजों से अब क्या मिल गई? निजात मिल गई। ठीक है, IMF ने शर्त रखी होंगी ये सब कि भैया ये सब आप हटाइए। ठीक, तो भैया अब भैया हमारे देश के लोगों को क्या मिल गई? MRTP एक्ट से क्या मिल गई? राहत मिल गई। मतलब कोई बिजनेसमैन अगर वो मोनोपोली क्रिएट करना चाहता है तो कर सकता है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ, लेकिन थोड़ा बहुत। ठीक है, जैसे भाई जियो क्या है भाई, जियो ने एक तरीके से मोनोपोली क्रिएट कर ली भाई, पहले फ्री फ्री फ्री, अब तुमको कर रहा है अच्छे से भाई। ठीक, खाली। चलो अब इसका भी क्या बोल रहे हैं? इंक्रीजिंग इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। लिबरलाइजेशन के तहत एक और ये चीज हुई कि भैया प्रोडक्शन कैपेसिटी में क्या कर सकते हो आप लोग? पहले पता तुमको, और तो और अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करना ना, सरकार से पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, कि पहले सरकार से परमिशन लो तभी तुम प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो। अब ऐसा
नहीं है, जो बनाना है जितना बनाना है बनाओ। फिर इसका भैया फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन, और तो और तुम क्या बनाओगे वो भी सरकार बताती थी पहले, लेकिन अब कोई बताने वाला नहीं है, तुम्हारे मर्जी में जो आए वो बनाओ, ठीक है। चलो अब इसके बाद और आगे क्या लिखा भाई, बस किसी को उल्लू में बनाओ, ठीक है। चलो अब क्या लिखा भैया, मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्राइवेट सेक्टरों को ज्यादा प्रायोरिटीज देना और पब्लिक सेक्टर को भैया खत्म करना, एक तरीके से उनका जो पावर है वो कम करना और प्राइवेट सेक्टरों को क्या करना, बढ़ावा देना, ठीक। तो उसी को बोला जाता है प्राइवेटाइजेशन। सरकार इसमें क्या करती है, प्राइवेटाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट एंड पब्लिक, मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसके पार्टिसिपेशन को कम करना, रिड्यूस करना, और मेन ऑब्जेक्टिव उसका क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करना ताकि वो मैनेज करे, रन करे, सब कुछ करे, ठीक है। जैसे तुम लोग बहुत से देखते हो कि भाई कुछ प्राइवेट बसेस भी चलती हैं, ठीक है। अब अपने भोपाल में तुम देखोगे ब्लू बसेस भी चलती हैं और भैया रेड बसेस भी चलती हैं, ठीक। तो ये सरकार क्या करती है भैया, अपना पार्टिसिपेशन थोड़ा कम करती है और प्राइवेट वालों से बोलती है आओ काम करो, ठीक है। उसको भी क्या बोला जाता है, प्राइवेटाइजेशन। पहले भैया सब कुछ सरकार का था, सब कुछ सरकार का, सरकार ही सब कुछ करेगी, ठीक है। लेकिन फिर भैया जब IMF ने बोला तो भैया उनको प्राइवेटाइजेशन लानी पड़ी। अब इससे क्या हो भैया, चीजें अच्छी हुई, ठीक है। भाई सरकार ज्यादा नहीं कर सकती, भाई बहुत सी चीजें सरकार ऐसे नहीं कर सकती क्योंकि भाई निचले पायदान तक चीजें पहुंचनी है, ठीक। तो सरकार ऐसा कितना कर देगी, तो फिर इसलिए भैया प्राइवेटाइजेशन अच्छा होता है कई बार, ठीक। चलो अब भैया अपन क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहे भैया, प्राइवेटाइजेशन के तहत सरकार ने क्या कदम उठाए, मेजर्स, क्या भैया मेजर्स, सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए प्राइवेटाइजेशन के तहत। तो भैया देखो दो मेन काम है, एक तो सरकार ने क्या करा, डीनेशनलाइजेशन और एक डिसइन्वेस्टमेंट, मेन ये दो हैं, इनको ध्यान रखना, ठीक है। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये है क्या। तो देखो डीनेशनलाइजेशन का मतलब जब पूरी पूरी प्रॉपर्टी बेच देती है सरकार, उसको बोलते हैं डीनेशनलाइजेशन। देखो सरकार ने क्या करा, अभी एयर इंडिया वापस किसको बेच दिया, टाटा वालों को, ठीक है। तो बेटा ये क्या हुआ, डी नेशनलाइजेशन, ध्यान रखना अलग अलग है दोनों चीजें। डी नेशनलाइजेशन, जब सरकार ने भी अब एयर इंडिया वापस किसको दे दिया, टाटा वालों को। पहले टाटा का ही था लेकिन फिर सरकार ने खरीद लिया था। अब एक मिनट यहाँ पर एक और चीज, जब टाटा से सरकार ने खरीद लिया तो वो होता है नेशनलाइजेशन। क्या होता है, नेशनलाइजेशन, जब किसी चीज का नेशनलाइजेशन कर लिया जाता है। और जब उसी चीज को वापस किसी प्राइवेट वाले को दे देते हैं, या मान लो सरकार की थी और किसी और प्राइवेट को दे दी, तो ये वो क्या हो जाता है, डी नेशनलाइजेशन, ठीक है। अब भैया डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, वो चीज सरकार की नहीं थी, बस सरकार का उसमें इन्वेस्टमेंट था, सरकार का उसमें क्या था, इन्वेस्टमेंट। जैसे LIC, अभी तुमने सुना होगा कुछ टाइम पहले, सालों पहले, कि भैया सरकार चोर है, सरकार चोर है, सरकार हर चीज बेच रही है, LIC बेच दी, ये बेच दिया, वो बेच दिया, सरकार ने अपने शेयर्स बेच दिए थे, ठीक है। क्या होता है, बहुत सी चीजें अपने को पता ही नहीं रहती, तो जो जिसने बोल दिया अपन ने मान लिया, ठीक। भाई सरकार को काम करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, ठीक है। तो भैया डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है भैया, सरकार जब अपनी किसी कंपनी में जो निवेश रहता है, शेयर वगैरह लगे रहते हैं, वो जब बेच देती है तो उसको क्या बोला जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट। देन इसका भी क्या, एंट्री ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रीज को हमने अलाउ करा कि भैया तुम आओ, पब्लिक सेक्टर को कम करा। और रेस्ट्रिक्शंस ऑन फर्दर एक्सपांशन, पब्लिक सेक्टर के और एक्सपांड करने पर क्या कर दिया, थोड़ा सा रोक लगा दी। ये सब हमने कदम किसमें उठाए, प्राइवेटाइजेशन में। अब अपन बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन कि भैया ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ। तो देखो नाम से समझ में आ रहा है ग्लोबलाइजेशन, क्या भैया, ग्लोब देखा है, ग्लोब देखा है बचपन में, ठीक है, अभी भी देखा होगा। कभी जाना अगर देखना हो तो कोई शरारत कर देना, फिर प्रिंसिपल सर के या मैम के ऑफिस में जाना, वहां पे देखना ग्लोब लग रहेगा, ठीक। तो ये ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या, तुम उस ग्लोब को ऐसे घुमाओ पूरी दुनिया एक बार में घूम लोगे, तो ऐसे ही कुछ इसका मतलब है। क्या भैया, ग्लोबलाइजेशन मतलब जब पूरी दुनिया को अपन एक कर देते हैं, ठीक है। किस किस फील्ड में भैया, किस किस फील्ड में, ये सारी फील्ड लिखी है, इन द फील्ड ऑफ ट्रेड, फाइनेंस, प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक। क्या बोल रहे हैं, जब हमारे देश की इकोनॉमी दुनिया भर की देश की इकोनॉमी से जुड़ती है, किन किन फील्ड्स में, इन फील्ड्स में, उसी को ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है। इनफैक्ट ग्लोबलाइजेशन एम एट इंक्रीजिंग, बढ़ावा देना, इंक्रीजिंग फॉरेन ट्रेड, प्राइवेट एंड इंस्टीट्यूशनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये सब, इन सब में वो क्या देता है, ग्लोबलाइजेशन इन सबको बढ़ावा देता है। चल अब इसका भी है, ग्लोबलाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, मतलब पूरी दुनिया में एक साथ व्यापार वगैरह करना, ये सब में क्या फायदा है, ठीक। तो भैया इससे फायदा क्या हुआ, सबसे पहला फायदा रिमूवल ऑफ इनएफिशिएंसी। देखो पहले क्या हमारे जो देश था भाई उसमें मशीन वगैरह थी नहीं, तो भैया कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट क्या होती थी, बहुत महंगी आती थी, ठीक है। अगर मुझको भैया मान लो कोई एक जरा सा ताला वगैरह भी बनाना है, ठीक है, तो ये ताला वगैरह बनाने की भी कॉस्ट क्या होती थी, बहुत ज्यादा लगती थी, ठीक। तो अब भैया सरकार क्या करेगी, जब ग्लोबलाइजेशन लेकर आएगी तो नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी, और जब नई टेक्नोलॉजी आएगी ना तो भैया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगा, कम हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि मशीन ज्यादा चीजें प्रोडक्शन कर सकती है। पहले हमारे पास मशीन वगैरह नहीं थी, जो भी करवाना लेबरों से करवाओ तो बहुत पैसा लगता था, मतलब इफिशियंसी बहुत कम थी। तो अब भैया क्या होगा भैया, रिमूवल ऑफ इनएफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी को खत्म करने के लिए हम क्या लेकर आए, ग्लोबलाइजेशन। ठीक, फिर इसका भैया इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, ताकि हमारे देश में प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, मतलब प्रोडक्शन की ग्रोथ ज्यादा तेजी से हो। ठीक है, हर घंटे खटाखट खटाखट प्रोडक्शन हो सके। फिर इसका भैया कॉम्पिटिशन। ठीक, हमने भैया इसलिए भी ग्लोबलाइजेशन लेकर आए ताकि भैया कॉम्पिटिशन बढ़ सके। ठीक, हमारे यहाँ के सुस्त मुर्गे बहुत धीरे हो रहे थे, तो भैया कॉम्पिटिशन आएगा, ग्लोबलाइजेशन आएगा तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, और जब कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो ये भी अच्छे से काम करेंगे, विदेशी कंपनी भी अच्छे से काम करेंगी। चलो भैया ठीक, फिर इसका भैया इंप्रूवमेंट इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। भाई हम ग्लोबलाइजेशन इसलिए भी लेकर आए ताकि भी हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में एक बहुत बड़ा विस्तार हो जाए। ठीक है, जब राजीव गांधी थे तो भैया तब क्या हुआ, कंप्यूटर लेकर आने वाले थे हम लोग इंडिया में। ठीक है, और वो फिर कंप्यूटर जब अमेरिका ने नहीं दिया अपने को, तो भैया अपने जो देश के इंजीनियर्स थे उन्होंने खुद बनाया, और तब भी अपने देश में बैंकिंग सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो उसमें सब में एक तरीके से क्रांति आ गई। ठीक है, तो भैया बैंकिंग सेक्टर वगैरह इन सबको इंप्रूव करने के लिए हम क्या लेकर आए, ग्लोबलाइजेशन लेकर आए। अब इसका भी अपन क्या पढ़ रहे हैं, अब ये टॉपिक है भैया मेजर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हमने ग्लोबलाइजेशन के तहत क्या क्या करा। ठीक, तो भैया हमने क्या करा ये थोड़ा सा देख लेना। इंक्रीजिंग इन फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन। ठीक, फॉरेन इक्विटी मतलब विदेश के साथ व्यापार वगैरह करने में हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा बढ़ोतरी कर दी। क्या लिखा है, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन वाज अप टू 40%। देखो पहले हम क्या करते थे, अगर कोई विदेश की कंपनी आएगी, ठीक, तो भैया वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 40% पैसा ही लगा सकती कोई भी कंपनी में या कोई भी सेक्टर में। अब भैया सरकार ने उसको बढ़ा के कर दिया 51% कर दिया। अब तो खैर बहुत से सेक्टरों में 100% भी कर दिया है। ठीक है, कुछ सेक्टर में कम रखा है, कुछ सेक्टर में 100% तक कर दिया है कि भैया कोई भी कंपनी आकर विदेश से यहाँ पे 100% काम कर सकती है। ठीक है, इंडियन लोगों का पैसा लगवाने की उनको कोई जरूरत नहीं है। ठीक, चलो अब इसका भैया इंपोर्ट लिबरलाइजेशन। ठीक, भैया सरकार ने क्या करा भैया, गवर्नमेंट रिमूव मेनी रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। सरकार ने जो कैपिटल गुड्स हम पे क्या करते थे, पहले कोई भी विदेश से अगर गुड्स खरीदना है तो सरकार उस पर बहुत टैक्स लगाती थी, अब सरकार ने उसको कर दिया, कम कर दिया, ताकि कैपिटल गुड्स आएंगे तो और प्रोडक्शन होगा भाई। ठीक, चलो फिर इसके बाद अब अपन नेक्स्ट आते हैं, ये फेरा नाम का एक पहले एक्ट हुआ करता था, उसको बदलकर अब क्या कर दिया, फेमा, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था। पहले फॉरेन एक्सचेंज को हम रेगुलेट करते थे, फॉरेन एक्सचेंज मतलब विदेशी पैसा। ठीक, डॉलर फॉलर जो भी है, यूरो सब भैया अपने लिए क्या था, फॉरेन एक्सचेंज। तो बेटा फॉरेन एक्सचेंज को पहले सरकार रेगुलेट करती थी, ठीक है, बहुत कंट्रोल रखती थी उस पर, लेकिन अब सरकार सिर्फ मैनेज करती है। मैनेज करने में और रेगुलेट करने में बहुत फर्क होता है। ठीक, फिर इसका भी है रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ। बेटा टैरिफ जो 250% था उसको लाकर 40% किया गया, बहुत सी चीजों पर 250% टैक्स हुआ करता था। ठीक है, फिर इसका भी है इम्पोर्ट वो एक्सपोर्ट ड्यूटी को भैया खत्म किया गया, इम्पोर्ट ड्यूटी को थोड़ा सा कम किया गया। तो ये सब कदम उठाए गए। अब दो तीन चीजें इसमें और है, थोड़ी सी खटाखट जरा देख लेते भाई। क्या बोल रहे भैया, मीनिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन। सबसे पहले भैया मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है, नाम में सब मीनिंग छुपा हुआ है। मॉडर्न बन रहा है, बड़ा सुना है। ठीक, तो इसका मतलब ये वही होता है मॉडर्नाइजेशन। जब आप नई नई टेक्नोलॉजी नए नए तरीकों को अपनाते हो, ठीक, तभी लोग आपसे बोलते हैं बड़ा मॉडर्न बने फिर रहा हो। ठीक है, तो ये उसी को क्या बोला जाता है, मॉडर्नाइजेशन। जब हम अप टू डेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, आज की करंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये उसको क्या बोला जाता है, मॉडर्नाइजेशन। देन इसका भैया अब एक और टॉपिक है भैया डिमोनेटाइजेशन। क्या भैया डिमोनेटाइजेशन, ये आप सब लोगों ने देखा होगा भाई। ठीक है, बहुत अच्छे से फील करा होगा। नोटबंदी, ठीक है, 8:30 बजे मोदी जी आए और उन्होंने बोला आज से 500 और 1000 के नोट बंद हो गए, सुना है। ठीक, तो ये उसी को बोलते हैं डिमोनेटाइजेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, जब सरकार कोई करेंसी को अपने लीगल होने से मना कर देती कि अब ये लीगल नहीं है, लीगल टेंडर होने से क्या कर देती है, हटा देती है, मना कर देती है कि यार आज से ये जो करेंसी है लीगल टेंडर में नहीं है, तो बेटा उसी को क्या बोला जाता है, डिमोनेटाइजेशन। मतलब अब उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है भाई, तुम ये नोट वोट ये सब स्वीकार क्यों करते हो, क्योंकि उस पर साफ साफ साइन रहता है किसका, आरबीआई के गवर्नर का, कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वादा करता हूं। ठीक है, इसलिए तुम उसको भी क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो कि हाँ भैया ये लीगल है। लेकिन अब सरकार क्या कर देती है, अगर उस चीज को इलीगल बोल देगी कि नहीं आज से ये लीगल नहीं है, ये करेंसी लीगल नहीं है, तो बेटा उसको बोला जाता है डिमोनेटाइजेशन। पढ़कर देख लो, डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसीज क्या, रेडिशियल मॉनेटरी स्टेप इन विच अ करेंसी यूनिट्स स्टेटस एज अ लीगल टेंडर इज डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब वो वैलिड नहीं है, वो लीगल नहीं है। ठीक, अब इसका भी है, इसका एडवांटेज क्या हुए। ठीक, हमने भी ये डिमोनेटाइजेशन करा तो इसका क्या एडवांटेज है, देखो कोई कुछ भी बोले, ध्यान रखना,
ना पक्ष अच्छा है ना विपक्ष अच्छा है, ठीक है, ना कोई बीजेपी खाने को देगी तुमको, ना कांग्रेस खाने को देगी, ना बीजेपी अच्छी ना कांग्रेस अच्छी है। हर चीज के कुछ अच्छे असर भी होते हैं, कुछ बुरे असर भी होते हैं। तुम अपने मेंटेलिटी के हिसाब से सोचो भाई, कोई तुमको ये ना बताए कि बेटा ये सही है, भाई तुम खुद का सोचो क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है, और इतनी नॉलेज रखो अपने पास, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, एडवांटेज ऑफ डिमोनेटाइजेशन, क्या क्या एडवांटेज हुए तो भैया। और एक और चीज देखो, अगर एडवांटेज बोले तो बहुत अच्छे से लिखना, ठीक है, पता नहीं भाई वो कॉपी चेकर कौन हो, है ना, ठीक। तो भैया अच्छे से लिखना कि हाँ भाई एडवांटेज ऐसे ऐसे हैं, ठीक है, ज्यादा कुछ वो भी नहीं करना अपने को कि भाई तुम बिल्कुल ब्याज होकर एक चीज बताओ कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, अपनी वहां पे अपनी भावनाएं मत बताना, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, ध्यान से देखना, क्या बोल रहे भैया, अ मेजर अचीवमेंट ऑफ डिमोनेटाइजेशन हैज बीन इट हेल्प द गवर्नमेंट इन ट्रैकिंग ब्लैक मनी। भाई जो ब्लैक मनी था उसको ट्रैक करने में भी ये सरकार को क्या हुई, बहुत ज्यादा मदद हुई, किसके कारण, डिमोनेटाइजेशन के कारण। लोगों के पास काला पैसा था, चोरी कर करके इवेड करके रखा था, इवेडर मतलब जो चोर होते हैं, जो टैक्स की चोरी करते हैं, तो उन लोगों ने बहुत पैसा बचा बचा कर रखा था, उन सबको ये काले मनी को बाहर लाने के लिए सरकार ने ये करा। फिर इसका भी अ मेजर रीजन बिहाइंड डिमोनेटाइजेशन वाज दैट अ बिग पार्ट ऑफ ब्लैक मनी वाज बीइंग यूज्ड फॉर फंडिंग टेररिज्म। भैया टेररिज्म, गैम्बलिंग, ये सब करने में भी क्या हो रहा था, वो पैसे का इस्तेमाल हो रहा था, तो उसको खत्म करने के लिए, सोशल इविल्स को खत्म करने के लिए सरकार ने ये काम किया। Another expected benefit was that due to people disclosing their income by depositing money in their bank account, ठीक, सरकार को ये पता चल गया कि असल में उन लोगों के पास कितना पैसा था, ठीक है। पहले क्या लोग भाई कहते टैक्स चोरी कर करके पैसा बचाया, सरकार ने क्या बोला, आप 50% हमको दे दो, हम आपका पूरा पैसा वाइट कर देंगे, ठीक है, हम मानेंगे कि हाँ आपने ईमानदारी से कमाए, लेकिन 50% पैसा हमको दे दो, ठीक। तो भैया सरकार ने ये सब करने के लिए क्या करा था, डिमोनेटाइजेशन करा था। फिर इसका भी और क्या है, अनदर ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है भैया, अनदर ऑब्जेक्टिव, मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट अचीव थ्रू डिमोनेटाइजेशन वाज टू पुश द इंडियन इकोनॉमी टुवर्ड बिकमिंग कैशलेस। भैया हमारी इकोनॉमी कैशलेस हो जाए। अब आज देखो कि तुम हर चीज अधिकतर ऑनलाइन चल रही है, तुम सड़ासा 10 रुपए का अदरक लेने जाते हो ना, तो भी तुम वो दुकानदार जो लगाकर बैठा हुआ है, भैया स्कैनर का है और तुम स्कैन करते हो, ठीक है। तो अपनी इकोनॉमी को कैशलेस बनाने के लिए भी क्या किया गया था, ये सब किया गया था, ठीक है। अब चलो, तो ये चैप्टर अपना खत्म हो चुका है, ठीक। बट आपको क्या करना भाई, बार बार बोलना ना पड़े भाई, सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब कुछ करो, जहां जहां तक पहुंचा सकते हो सब जगह तक पहुंचाओ, ठीक है। ये जो कंटेंट्स मैं तुम लोग को दे रहा हूं भाई, ये बहुत अच्छे लेवल का कंटेंट दे रहा हूं, ठीक। बहुत ज्यादा प्रयास करा है, पूरे गर्मी भर मैंने बनाकर बैठकर बनाए, मैंने खुद बनाए, ठीक है। तो प्लीज सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट से ही हम बढ़ पाएंगे, ठीक। थैंक यू।